स्टार्ट हो ओके। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं श्रीलंकन क्राइसिस के बारे में कि श्रीलंका में क्या क्राइसिस चल रहा है। ये बहुत ही करंट का मुद्दा है जो कि अभी आप सभी न्यूज़ चैनलों में देख रहे हैं। तो हम इस पर थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये आखिरकार श्रीलंका में क्या चल रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, इसको हम लोग जानेंगे। तो इस पूरे वीडियो को मैंने 5 से 7 8 पॉइंटों में कवर किया है ना, जो कि पूरा एनालिसिस ताकि आपका पूरा होल अबाउट सब कुछ पता चल जाएगा। आपकी ये वीडियो देख लोगे तो श्रीलंका के बारे में। तो पहली चीज़ तो हम इस पर ये जानेंगे कि प्रेजेंट कंडीशन क्या है श्रीलंका की। दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा कि ये जो कंडीशन अभी चली हुई है, नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, तो उसके पीछे क्या कारण है, ठीक है। और फिर हम जानेंगे कि विदेशी मुद्रा भंडार है इसका कारण। तो विदेशी मुद्रा भंडार किसी भी देश का कम या ज़्यादा कैसे किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे इसकी किसके बारे में, आपके जो श्रीलंका है तो उसका आयात और निर्यात के बारे में जानेंगे कि ऐसी कंडीशन क्यों आई। फिर हम लोग बात करेंगे श्रीलंका की जियोग्राफी के बारे में कि श्रीलंका कहाँ है विश्व के पटल पर। फिर थोड़ा सा बात करेंगे कि जो श्रीलंका की वो हिस्ट्री है उसके बारे में जानेंगे, आखिरकार ये दिक्कतें क्यों आ रही हैं श्रीलंका पर, उसकी हिस्ट्री थोड़ा डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम लोग अपना जो बेस्ट वो होता है लास्ट में, अपना जो फाइनल कंक्लूजन होता है ना, जो मेरी तरफ से जो मेरा सजेशन होता है किसी भी देश की, किसी भी जो वर्ल्ड वाइड जो पॉलिटिक्स चल रही है या वर्ल्ड वाइड जो भी सिचुएशन है, तो वहाँ पे किसको क्या करना चाहिए, मतलब श्रीलंका को क्या करना चाहिए इस कंडीशन पे। तो उस पर हम चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप मैक्सिमम जितने लोग भी इस चैनल को देख रहे हैं, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। और हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि श्रीलंका में अभी रिसेंटली क्या हो रहा है, उसको ध्यान से समझिएगा। श्रीलंका में अभी क्या हुआ है कि रिसेंटली वो चल रहा है, क्या बोलते हैं, इमरजेंसी लगा दी गई है वहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति कौन है, गोटाबा राजपक्षे, है ना। उनके द्वारा ये 2019 में नए राष्ट्रपति चुने गए थे। उन्होंने अभी रिसेंटली क्या किया है कि श्रीलंका में नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी है ना। ये नेशनल इमरजेंसी क्यों घोषित कर दी गई है, इसके पीछे कारण ये है कि श्रीलंका में महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि लोग वहाँ पे भूखों मर रहे हैं, है ना। आप महंगाई की कंडीशन इस हिसाब से जान सकते हैं कि वहाँ पे जो आलू अभी के टाइम पे मिल रहा है श्रीलंका में, वो कितना मिल रहा है, वो श्रीलंका में 200 रुपये पर केजी मिल रहा है। दूध अगर आप एक पैकेट लेने जाएंगे तो आपको 790 रुपये का पड़ेगा। चावल 1 केजी लेने जाएंगे तो आपको 500 रुपये पर केजी पड़ेगा। इसी तरह सरसों का तेल लोगे तो कितने का पड़ा, 800 रुपये का पड़ेगा, ठीक है। अगर आप वहाँ 1 कप चाय पियेंगे तो आपको कितना पड़ेगा, 100 रुपीज़ पर कप मिलेगा। तो ये कंडीशन है। तो सोचिए वहाँ की जनता क्यों ना रोडों पर आए। वहाँ 7-7 घंटे लाइट नहीं रहती है ना, और वहाँ पे ऑयल नहीं है, पेट्रोलियम नहीं है, तो आना जाना पूरा का पूरा काम धंधा सब क्या है, चौपट है। खाने की दिक्कत आ गई है ना। और बच्चों के पेपर कैंसिल कर दिए गए हैं क्योंकि वहाँ पे पेपर ही नहीं है। कुल मिला के क्या है कि सरकार के पास पैसा नहीं है, जिसकी वजह से दिक्कत आ गई है, ठीक। यहाँ तक कि ये पॉइंट है, जिसको देखते हुए से जब लोग सड़कों पर आ गए हैं तो सरकार का विद्रोह कर रहे हैं। तो सरकार का जब विद्रोह किया जा रहा है तो उससे क्या हो रहा है कि सरकार ने क्या किया है कि वो इमरजेंसी घोषित कर दिया है, नेशनल इमरजेंसी। कब घोषित किया, ये 1 अप्रैल को घोषित किया। आज 4 अप्रैल है। 3 अप्रैल की मिडनाइट को 26 के मिनिस्टर्स ने क्या किया, इस्तीफा दे दिया है ना। तो कुल मिला के श्रीलंका में पूरे के पूरे श्रीलंका जो वहाँ पे क्या हुआ है, पूरा का पूरा हलचल मचा हुआ है। रोड परेशान है, लोग वहाँ परेशान हैं, भूखों मर रहे हैं, महंगाई इस कदर बढ़ गई है तो लोगों के पास कोई चारा ही नहीं, दूसरा रास्ता ही नहीं, तो लोग क्या करें, तो लोगों को क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा अभी की प्रेजेंट कंडीशन कि श्रीलंका में क्या हो रहा है इस, है ना। तो ये था कंडीशन कि ये चल रहा है। अब हम लोग ये समझेंगे कि सर ये आखिरकार ये हो क्यों रहा है, इसके पीछे कारण क्या है श्रीलंका में। तो इसको ध्यान से समझिए। क्या होता है कि किसी भी देश का ये मुद्रा जो वो भंडार होता है ना, जो आपका फॉरेक्स रिजर्व होता है, विदेशी मुद्रा भंडार, किसी भी देश का विदेशी मुद्रा भंडार अगर कम होगा तो उस देश में ऐसी सिचुएशन 101% आएगी ही आएगी, अगर वो देश क्या है, आत्मनिर्भर नहीं है तो, ठीक। अब ये विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है सर, विदेशी मुद्रा भंडार ये होता है कि जैसे कोई भी देश है, जैसे श्रीलंका है, तो श्रीलंका को किसी दूसरे देश के साथ अगर कुछ चीज़ खरीदना है ना, तो वो उस देश से कैसे खरीदेगा, जैसे इंडिया से खरीदना है, जब इंडिया को वो पैसे देगा, रुपया देगा, तब हम उसको कोई सामान देंगे, अदरवाइज हम लोग उसको क्यों सामान देंगे। इसी तरह यूएस से भी अगर उसको कुछ लेना है तो उसको यूएस डॉलर देना पड़ेगा, तब होगा। तो ये उसके पास यूएस डॉलर कैसे आएंगे,
या इंडियन रुपीज़ कैसे आएगा, है ना। तो किसी भी देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाने के उसके पीछे 3 तरीका होता है। नंबर 1 होता है एक्सपोर्ट को बढ़ाना, मतलब हमारे देश में जो भी चीज़ें हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा देशों को क्या करना, बेचना। तो उससे क्या होगा कि हम प्रोडक्ट बेचेंगे और सर्विसेज सेंड करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, तो उस देश से हमें क्या मिलेगा, उस देश की करेंसी हमें मिलेगी, तो हमारे देश में क्या हो जाएगा, उस देश का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा। दूसरा चीज़ होता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, है ना, कि या तो दूसरे देश को लोग आकर के क्या करें, श्रीलंका में अपना प्रोडक्ट प्लांट लगाएं, तो वहाँ से अपने देश की करेंसी लाएंगे और श्रीलंका में क्या करेंगे, वो इन्वेस्ट करेंगे, तो श्रीलंका के पास दूसरे देश की करेंसी आएगी। तीसरा कंडीशन होता है इसका क्या बोलते हैं, टूरिज्म, मतलब या कि दूसरे देश के लोग वहाँ पे घूमने जाएंगे तो अपने देश का पैसा ले जाके वहाँ पर देंगे। ठीक, तो ये 3 कंडीशन है जिससे किसी भी देश का फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है, बढ़ता है। ठीक, तो अभी के टाइम पर जो क्या बोलते हैं आपका श्रीलंका है, तो श्रीलंका के पास सिर्फ 6000 करोड़ यूएस डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व बचा हुआ है ना। यही कारण है कि अगर श्रीलंका अगर आपको चाह भी रहा है ना कि मैं कुछ खरीद लूँ, है ना, तो उसके पास पैसे ही नहीं कि वो कुछ चीज़ों को खरीद सके, है ना, क्योंकि उसके लिए पैसे देना पड़ेगा। इसीलिए सभी चीज़ें जाकर के कहाँ हो गई हैं, श्रीलंका में महंगी हो गई हैं। ठीक, दूसरा चीज़, ठीक, इसके पीछे कारण क्या है, श्रीलंका का फॉरेक्स रिजर्व कम क्यों हुआ। पॉइंट नंबर 3, सरकार ने क्या किया कि वहाँ का फॉरेक्स रिजर्व कम होने के पीछे 2 कारण हैं। नंबर 1 चीज़, जब 2019 में गोटाबा राजपक्षे वहाँ के राष्ट्रपति बने, तो उस टाइम पर जो श्रीलंका का फॉरेन रिजर्व था वो कितना था, 57,000 करोड़ यूएस डॉलर था। उन्होंने क्या किया कि जब भी सरकार बनी तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, वहाँ के लोगों के पास जो लोन था उसको माफ़ कर दिया। देखते ही देखते 2020 में ये फॉरेक्स रिजर्व बचा लगभग 21,000 करोड़ यूएस डॉलर, है ना, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने क्या किया, लोन को माफ़ कर दिया। तो जो फॉरेक्स रिजर्व था, चीज़ें तो कम हो नहीं रही हैं, चीज़ें तो एज इट इज खरीद नहीं है, तो पैसा तो लग ही रहा है ना, तो उससे उनका जो फॉरेक्स रिजर्व है कम हुआ। फिर 2021 में दिसंबर तक ये चीज़ धीरे धीरे इसी तरह से चलता गया, फॉरेक्स कम होता गया और ये 11,000 करोड़ रुपए बचा। अभी रिसेंटली इसका जो फॉरेक्स रिजर्व है 6,000 करोड़ रुपए बचा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ। ठीक, तो पहली तो नीति उनकी कि उन्होंने लोन को माफ़ किया, इसीलिए किसी भी देश को क्या है कि उसको लोन को माफ़ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसको पता है कि उसके पास आय के साधन नहीं है। तो पहली गलती सरकार की यही। दूसरी गलती क्या हुआ कि जो वहाँ की गवर्नमेंट, श्रीलंकन लोग क्या करते थे कि पहले अपना रासायनिक कृषि करते थे। जैसे अभी आप हम सभी जगह कृषि होती है तो उसमें फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, खाद वगैरह डालते हैं, रासायनिक कृषि बोलते हैं उसको। ठीक है, तो इन्होंने आते ही उन्होंने क्या बोला कि हम लोग रासायनिक कृषि नहीं करेंगे। रासायनिक कृषि का फायदा ये होता है कि उपज ज़्यादा होती है, और उपज होती है तो उस देश की जो खाद्यान्न वो होती है, पूर्ति होती है, वो ईजिली हो जाती है। इन्होंने क्या बोला कि हम लोग ऑर्गेनिक खेती करेंगे। ऑर्गेनिक खेती करेंगे मतलब हम लोग ये जो कीटनाशक हैं, रासायनिक फर्टिलाइजर्स हैं, उनको यूज नहीं करेंगे। तो उससे क्या हुआ, उनकी जो कृषि थी वो कम हुई। ठीक, तो उससे भी इन लोगों को क्या हो गया कि खाने पीने की दिक्कत आ गई। तीसरा चीज़, 2020 में जब पेंडेमिक आया तो ये बहुत सारा पैसा जो आपका श्रीलंका था कमाता था टूरिज्म से। मैक्सिमम टूरिज्म वाले लोग यहाँ पर आते जाते थे और ज़्यादातर लोग आते थे रसिया और यूक्रेन के, है ना। तो ये अभी फ्री है, तो उसमें से क्या हुआ कि लोग आए नहीं हैं, है ना, कोरोना की वजह से। अभी रिसेंटली क्या हो गया कि रसिया यूक्रेन का वार चल रहा है, तब भी कोई टूरिज्म के लिए वहाँ पे नहीं जाता है। तो कुल मिला के इसकी इकोनॉमी में क्या पड़ गया, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया, है ना। और इससे भी कहीं ज़्यादा जो इसकी पुरानी सरकारें हैं श्रीलंका की, तो वो लगभग 55 गुना ज़्यादा, उनकी जितनी जीडीपी है 55 गुना ज़्यादा लोन लेकर बैठे हुए हैं। लगभग 3.42 लाख करोड़ यूएस डॉलर का लोन है, किसके ऊपर, रसिया के ऊपर। तो इतना ज़्यादा लोन लेकर बैठा है, चाइना से भी लेकर बैठा है ना। तो चाइना को तो अपना हम्बन टोटा ये भी बेच दिया है इसी 100 सालों के लिए। तो इतना लोन लेकर बैठा है जिससे ये क्या नहीं कर पा रहा है, ग्रो ही नहीं कर पा रहा है। तो ये थी तो पूरी की पूरी कहानी कि ये क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण था, है ना। अब क्या होता है कि जैसे अगर किसी भी देश को ये मुद्रा भंडार अपना बढ़ाना है,
फॉरेन एक्सचेंज, तो मैंने बताया कि उसके पीछे 3 चीज़ें हैं। या तो आप अपने एक्सपोर्ट बढ़ाइए, है ना, आप एक्सपोर्ट का मतलब आप अपना निर्यात बढ़ाइए, आप दूसरे देशों को सब कुछ बेचिए। तो अब श्रीलंका क्या बेच सकता है, आप देखिए श्रीलंका का क्या है, जो जियोग्राफी अभी मैं डिस्कस करूंगा, तो श्रीलंका को जो टोटल ओवरऑल एरिया है वो 65,610 इस वर्ग किलोमीटर ही है। बहुत ज़्यादा बड़ा श्रीलंका कोई देश नहीं है कि आप सोच रहे हो कि श्रीलंका एक देश है तो बहुत बड़ा देश होगा, नहीं, वो 65,610 वर्ग किलोमीटर उसका टोटल एरिया है, जो कि हमारे लद्दाख के बराबर है। हमारे इंडिया में जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है उसका लगभग 60,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास उसका एरिया है, और इसका कितना है 65,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास का एरिया है। तो लगभग एक लद्दाख के बराबर ये देश है, ठीक है। तो इसमें एक्सपोर्ट के लिए क्या है, ये एक्सपोर्ट क्या करता है ये देश, ये एक्सपोर्ट करता है सबसे ज़्यादा यूएस को, है ना, यूएस को करता है मैक्सिमम 27%, फिर 10% एक्सपोर्ट करता है यूके को, और 5% एक्सपोर्ट करता है इंडिया को। अब बात यह आता है कि सर ये एक्सपोर्ट क्या करता है, इसके पास है क्या, क्योंकि जो आपका श्रीलंका है ये चारों तरफ से क्या है कि एक द्वीप है जो कि समुद्र से चारों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है, कोई लैंड एरिया नहीं है, पूरी तरह से चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। अभी मैं पूरा ये डिस्कस करूंगा, इसके बाद जस्ट जियोग्राफी में इसकी जब अपन जाएंगे, पहले कंडीशन समझो। तो ये क्या एक्सपोर्ट क्या करता है, ये एक्सपोर्ट करता है आपका कॉफ़ी हो गया, है ना, और टेक्सटाइल हो गए, मतलब टेक्सटाइल आइटम, कपड़े वगैरह हो गया, है ना, स्टोन हो गया, चाय हो गई, कॉफ़ी टी, है ना, और फिश हो गया, कोकोनट आइटम्स हो गए। तो ये सब चुटपुटिया चीज़ें, मसाले वगैरह, तो ये सब चीज़ें क्या करता है, जैसे फार्मास्यूटिकल्स के रॉ मटेरियल वो करना, बेचना, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। इन चीज़ों से इतना बहुत ज़्यादा पैसा उसके पास नहीं आता है, क्योंकि कुछ हाई टेक्नोलॉजी या हाई कुछ मशीनरी अगर ये क्या करे, बेचे, निर्यात करे, एक्सपोर्ट करे, तो इसके पास बल्क में पैसा है। ये छोटी छोटी चीज़ें बेचता है, छोटी चीज़ें भेजता है, जिससे क्या है इसके पास पैसा ज़्यादा बल्क में नहीं आता है, ठीक है। तो अब आयात भी क्या करता है, देखिए एक्सपोर्ट कम कर, ये सब छोटी छोटी चीज़ें करता है। आयात क्या करता है समझ लीजिए, सबसे ज़्यादा जो इसका आयात होता है वो रसिया के चाइना के साथ होता है। ये लगभग 22% जो चीज़ें खरीदता है, कहाँ से खरीदता है, चाइना के साथ खरीदता है ना। और दूसरे नंबर पे 20% सामान कहाँ से खरीदता है, इंडिया से खरीदता है। अब खरीदता क्या क्या है, लगभग मान के चलिए कि मैक्सिमम चीज़ें ये खरीदता है, चाहे वो खाने पीने की चीज़ें हों, फूड आइटम्स हो गए, है ना, हैवी मशीनरी हो, ट्रांसपोर्टेशन आइटम्स हो, है ना, कंस्ट्रक्शन से बिल्डिंग मटेरियल हो, कुछ भी हो, मैक्सिमम चीज़ें ये क्या करता है, खरीदता है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि हमेशा अब इसको क्या रहता है, व्यापार घाटा लगा रहता है, ठीक है। और ज़्यादातर जो चीज़ें हैं तो कोई यहाँ पे वो नहीं करता, इन्वेस्ट नहीं करता, क्योंकि इसके पास ऐसा कोई रिसोर्सेस नहीं है ना, जिससे कि श्रीलंका पर क्या किया जाए, वो मैन्युफैक्चरिंग की जाए, ठीक है। तो ये यहाँ तक की कहानी थी श्रीलंका की। अब ये समझ लेते हैं कि श्रीलंका का जियोग्राफिकल कंडीशन कि श्रीलंका कहाँ है, ठीक है। तो ये मैंने श्रीलंका का मैप बना के रखा है, यहाँ से आपको समझ में आएगा कि श्रीलंका है क्या और ये कहाँ है। श्रीलंका का जो टोटल एरिया है मैंने आपको बताया, लैंड एरिया है, तो 95% लिए 65,610 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर का इसका टोटल एरिया है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि चाइना के अंदर कि पूरा का पूरा ये क्या है, चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। जो चाइना के नीचे है ना, वो क्या है, आपका इंडियन ओशियन है, और इस साइड राइट हैंड साइड में इसके आपके श्रीलंका के राइट हैंड साइड में बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। जब चाइना के आप उत्तर की ओर जाएंगे, है ना, तो उत्तर और कहाँ पे, पश्चिम की ओर, तो आपको भारत मिलेगा, अपना इंडिया मिलेगा। और श्रीलंका के पश्चिम में यहाँ पे क्या है, अरब सागर है, ठीक। तो ये इसकी कंडीशन है, चारों तरफ से ये क्या है, समुद्र से घिरा हुआ एक आइलैंड कंट्री है ना, एक द्वीप है। अगर कभी भी मान लीजिए कि समुद्र के उसमें वो आ गया, जल स्तर बढ़ गया, तो ये कभी भी डूब जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी जियोग्राफी, ठीक है, तो पूरी की पूरी यहाँ तक, है ना। अब जो श्रीलंका का, अब हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि श्रीलंका में आखिरकार ये चीज़ें मतलब क्यों हो रही हैं, है ना। श्रीलंका अपने आप को डेवलप क्यों नहीं कर पा रहा है ना, और श्रीलंका में ये कंडीशन आई तो क्यों आई,
है ना। तो उसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। इसकी थोड़ा सा कैपिटल जान लीजिए। कैपिटल देखिए इसकी यहाँ पे है कोलंबो, और उसकी फाइनेंशियल कैपिटल उसी के जस्ट नीचे है जयवर्धनेपुरम कुट्टे, जो इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, अरब सागर से लगा हुआ है। यहाँ पे हम्बनटोटा है नीचे साउथ में, जिसको क्या किया है इसने, चाइना को बेच दिया है ना। लोन लेके 100 सालों के लिए इसको बेच दिया गया है ये, है ना। तो ये चीज़ें इसको जानते हैं हम लोग, इसकी हिस्ट्री के बारे में कि आखिरकार जो श्रीलंका है ये डेवलप क्यों नहीं कर पाया है, इसके पीछे क्या कारण है। तो उसको ध्यान से समझिएगा कि क्यों नहीं डेवलप कर पा रहा। जब ये 4 फरवरी 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ, ठीक, तो यहाँ पर एक पार्लियामेंट्री सिस्टम बनाया गया, है ना, और कि सरकार को चलाना है। तो उसमें क्या किया गया कि जिसका बहुमत होगा उसी की सरकार बनेगी, और जो विपक्ष होगा वो भी विपक्ष रहेगा, लेकिन विपक्ष की नहीं सुनी जाती है, ठीक। तो अब होता क्या है इसमें, जब अगर आप इसकी हिस्ट्री में जाओगे तो श्रीलंका का ये जो ऊपर का हिस्सा है, नॉर्थ वाला हिस्सा, है ना, नॉर्थ वाला हिस्सा है, इसके ऊपर का लाइन के जो ऊपर का ये हिस्सा है नॉर्थ वाला हिस्सा, है ना, यहाँ पर ज़्यादातर तमिल लोग रहते हैं। कौन से लोग रहते हैं, तमिल लोग रहते हैं। और इसकी मैक्सिमम जो तमिल कितना है ना, और इसकी मैक्सिमम जो आबादी लगभग 15% लोग हैं यहाँ पर, माइनॉरिटी में है ना। और इसके जो साउथ वाले हिस्से में है, यहाँ पे लगभग 70 to 75% बुद्धिस्ट रहते हैं। कौन रहते हैं, बुद्धिस्ट, जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये है जनसंख्या का 10% के आसपास यहाँ पे इस्लाम वाले भी रहते हैं, 10% मुस्लिम भी रहते हैं, यहाँ पर मुस्लिम भी रहते हैं, ठीक। अब बात को समझिए, ये जो तमिल लोग थे ये काफ़ी पढ़े लिखे थे, है ना, और ये यहाँ पर रहते थे। स्टार्टिंग में क्या हुआ कि जब उसकी क्या बोलते थे कि वो ब्रिटेन का यहाँ राज चलता था, तो ब्रिटेन के टाइम पे जो तमिल लोग थे ये काफ़ी पढ़े लिखे लोग थे, और सरकार में और हायर पोजीशन में यही लोग थे, ठीक है। जो भी सरकारी थे वहाँ के मतलब मेन कार्यकर्ता, तो यही लोग सेलेक्ट होते थे, और ये लोग ज़्यादा पढ़े लिखे थे एज कम्पेयर टू जो ये लोग बुद्धिस्ट लोग थे। जब ये आज़ाद हुआ सरकार श्रीलंका 1948 में, तो यहाँ पे जब इनकी सरकार बनी, किनकी, ये जो इनकी ज़्यादा जनसंख्या है ना, बुद्धिस्ट लोगों की, तो इन्होंने क्या किया कि पार्लियामेंट में बहुत सारे चेंजेस लाए, है ना। और पहले इंग्लिश यहाँ कंपलसरी हुआ करती थी, और इनको ज़्यादा बुद्धिस्ट लोगों को ज़्यादा प्राथमिकता देने जाने लगी, और इन लोगों को क्या किया जाने लगा, बाईकाट किया जाने लगा, किनको, तमिल लोगों को। इससे क्या हो गया कि देश के अंदर दो गुट बन गए, एक तमिल गुट और एक कौन से, बुद्धिस्ट गुट, है ना, जो लोग बौद्ध धर्म को मानते थे। अब इन दोनों में फ्रैक्शन क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से आपस में ये सभी क्या होते रहे, इन लोगों में लड़ाइयाँ होना चालू हो गया, ठीक है। बहुत सारे ग्रुप बने। यहाँ कहाँ स्टार्ट होता है, इसका जन्म होता है एक 1983 में LTTE, है ना, लिबरेशन टाइगर तमिल इलाम, है ना, ये इसका फुल फॉर्म होता है लिट्टे का, जिसका जो हेड वो था, चीफ कमांडर था, वो प्रभाकरन था। कौन था, प्रभाकरन, है ना, प्रभाकरन इसका चीफ था, जो कि लिट्टे के नाम से जाना जाता था, और इस संगठन को क्या करता था, ऑपरेट करता था। लिट्टे ने क्या किया था कि इन लोगों ने अपनी खुद की आर्मी बना ली थी तमिल लोगों की, है ना, और इनका खुद का नेवी था, खुद का एयरफोर्स था। कुल मिला के ये लोग इनसे विद्रोह करते थे, सरकार साउथ में चलती थी, ये लोग अपनी सरकार बना लिए थे। कहाँ, आपके उत्तरी श्रीलंका में, ठीक, उत्तरी श्रीलंका में अपनी सरकार बन लेता, और आपस में इन लोगों में लड़ाई चलती रहती थी, श्रीलंकन गवर्नमेंट में और किसके, ये लिट्टे वाले ग्रुप में, है ना। अब ये लड़ाई का क्या हुआ, धीरे धीरे लोग लड़ते गए, हो ना, चीज़ों को वो करते गए, है ना। बहुत सारे समझौते हुए, इंडिया भी इसमें आपका 87 के आसपास, 83 से 1987 के आसपास में एक पीस समझौता कराने की कोशिश की, है ना, कि इसको मान जाओ, ये करो, और सरकार को क्या, बांग्लादेशी इस सरकार को, श्रीलंकन सरकार को सपोर्ट प्रोवाइड किया। इसी सपोर्ट के चक्कर में 1991 में क्या किया गया कि लिट्टे के द्वारा राजीव गांधी की हत्या कर दी गई, है ना, क्योंकि 1991 में जो चुनाव होने वाले थे, तो संभावना ये थी कि फिर से राजीव गांधी जी ये पार्टी ये जीतेगी, है ना। तो लिट्टे को यहाँ पे क्या किया गया, मार दिया गया, लिट्टे के द्वारा, इस संगठन के द्वारा इनको मार दिया गया, है ना।
इसमें बहुत सारी ये इनकी लड़ाई चलती गई, इस तरह से करके आपका 2009 तक ये कहानी चलती रही। कब तक चलती रही? 2009 तक। 2009 में जब प्रभाकरण की मौत हुई, है ना, प्रभाकरण की मौत हुई, तब से थोड़ा सा श्रीलंका में जो सरकार थी वो स्टेबल हुई। ठीक है, तो कुल मिला के इससे ये पता चलता है कि हमेशा से ही श्रीलंका जो देश है वो हमेशा से क्या रहा? अस्थिर में अवस्था में रहा, मतलब स्टेबल नहीं रहा, है ना। पहले तो अंग्रेजों का शासन रहा, अंग्रेजों के शासन आने के बाद से वहाँ की सरकार की गलत नीतियों की वजह से उनमें इंटरनल गृह युद्ध की समस्याएं चलती रहीं। तो इस तरह से कोई भी देश कैसे स्थिर रह सकता है और वो देश कैसे आगे विकास की ओर सोच सकता है, यही सभी कारण है जिसकी वजह से श्रीलंका क्या हुआ, आज की इस कंडीशन में खड़ा हुआ है, जहाँ लोग भूखे मर रहे हैं, खाने के लिए पैसे नहीं है, है ना, गाड़ी चलाने के लिए तेल नहीं है, वहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के गरीबी की आड़ में जाता जा रहा है, लगभग अपनी उसका 55 गुना ज़्यादा लोन लेकर बैठा है ना। और इसकी सबसे बड़ी दूसरी गलती ये बताते हैं, एक तो गलती इसकी है कि स्टेबल नहीं रहा, दूसरी गलती यहाँ के गवर्नमेंट की ये कि इसने उसको किया कि इसने चाइना का सपोर्ट ज़्यादा लिया एज कंपेयर टू इंडिया, है ना। और चाइना ने इसको अपनी किस्में लोन के ट्रैप में फंसाता चला गया, इतना लोन दे दिया कि जो कि चाइना को चुका ही नहीं पाना है श्रीलंका को, और उसको अपना हम्बन टोटा पोर्ट क्या करना पड़ा, बेचना पड़ गया। ठीक है, तो ये पूरी ओवरऑल कहानी थी। अब ये जानने की हम लोग कोशिश करेंगे कि अभी के टाइम पे, चलिए सर जो कुछ भी हुआ सो हुआ, अब श्रीलंका क्या कर सकता है, ये हम लोगों के लेक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि हम लोग अपनी तरह से थोड़ा सा एक अप्रोच लगाते हैं कि अब इसके पास क्या कंडीशन, इसको क्या करना चाहिए। ठीक है, इसके पास क्या ऑप्शंस हैं, इसके पास देखिए इसको क्या करना चाहिए। जहाँ तक मेरी राय है, इसको सबसे पहले अच्छे रिलेशंस बनाने चाहिए, किसके साथ? अपने नेबरिंग कंट्री के साथ। सबसे पहला किसके साथ? इंडिया के साथ इसको अपने अच्छे रिलेशन बनाने चाहिए। इंडिया के साथ क्यों बनाना चाहिए? क्योंकि इंडिया के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट देश है ना, क्योंकि इंडिया के दक्षिण में ये क्या है, अपने जो इंडियन ओशियन है, यहाँ का एक क्या है, आइलैंड है, द्वीप है, जहाँ पे ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमको अपने इंडियन ओशियन को बचाने के लिए, या इंडियन ओशियन पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए हमको इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए इंडिया के साथ इसको क्या करना चाहिए, स्ट्रेटेजिक ट्रीटी करना चाहिए, स्ट्रेटेजिक ट्रीटी करना चाहिए, है ना। और अभी फिलहाल में कि आप हमें सपोर्ट करिए, चाइना की ओर इसका जो झुकाव है उसको कम करना पड़ेगा, क्योंकि इसका चाइना की ओर झुकाव ज़्यादा है, इसलिए इंडिया भी इसको ज़्यादा खुलकर पूरा मदद नहीं करता है ना, क्योंकि ये चाइना को सपोर्ट करता है। अब ये चाइना को सपोर्ट करने के पीछे कुछ भी कारण हो सकता है, क्योंकि यहाँ बौद्ध ज़्यादा है, बौद्ध उधर भी ज़्यादा है, तो हो सकता है कि उसकी वजह से वो लोग करते हैं। दूसरी चीज़, चाइना इनको चीपर रेट में चीज़ें प्रोवाइड करता है, तो दूसरा कारण ये हो गया। और तीसरी चीज़, ये धीरे धीरे चाइना की स्टडी को जानता नहीं है और लोन में फंसता जा रहा है। तो पहली बात तो इसको क्या करना चाहिए, इंडिया के साथ रिलेशन इस्टेब्लिश करना चाहिए और कुछ एक बड़ी संधि करना चाहिए कि अभी इस संकट से हमें किसी तरह से उबारो। हालांकि इंडिया इसको अभी लगभग $4 बिलियन की अभी मदद पहुंचा चुका है ना, $500 मिलियन का लगभग अभी ऑयल प्रोवाइड किया है, अभी चावल भेजा है, तो इंडिया बहुत कुछ कर रहा है ना, इसकी मदद कर रहा है, इंडिया की तरफ से सप्लाई पूरी जा रही है ना, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा चीज़ ये क्या कर सकता है, दूसरा चीज़ आपका श्रीलंका के सामने ऑप्शन ये है कि ये वर्ल्ड बैंक और IMF से मदद मांगे, ना कि किससे, चाइना से मांगेगा, फिर से ये क्या करेगा, लोन ट्रैप में फंसेगा और फिर से चाइना इसको जाल में फंसा लेगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी की पूरी चाइना की ये क्या बन जाएगा, कॉलोनी बनकर रह जाएगा। तो यहाँ के लोगों को समझना पड़ेगा कि हमको क्या करना है, दुनिया का इतिहास पता होना चाहिए, तभी ये लोग ऐसा डिसीजन ले पाएंगे। हम लोग अभी देखिए पूरे दुनिया का इतिहास पढ़ रहे हैं, सब कुछ अपन लोगों को पता चल रहा है, तो आगे चल के अगर हमको कभी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी तो हमको ये पता रहेगा कि हमको किसके साथ जाना है और किसके साथ नहीं जाना, क्योंकि हमें उस देश का इतिहास पता रहेगा। ठीक, तो दूसरा पॉइंट इसका क्या रहेगा, इसको इनके साथ संपर्क में जाना चाहिए और इनसे मदद लेना चाहिए। ठीक है, तीसरी चीज़ ये तो अभी इतना काम जब ये करेगा तो इसकी जो प्रेजेंट कंडीशन है उस पर कंट्रोल होगा। अब इसको क्या करना होगा, अगर श्रीलंका चाहता है कि मैं अपने आप आत्मनिर्भर बनूं और अपने आप को डेवलप करूं, है ना, तो देखिए इसकी कंडीशन ये है कि ये चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है
है ना, इसके पास ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है ना। तो इसको क्या करना चाहिए, इसको सेम इसी की तरह एक कंट्री है जापान है, जो कि इसी की तरह एक आइलैंड कंट्री है, चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और इसके पास भी ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है, लेकिन फिर भी जापान इतना डेवलप्ड है, टॉप 5 इकोनॉमी में आता है विश्व की, टॉप 5 में। तो इसको क्या करना चाहिए, जापानीज मॉडल को अडॉप्ट करना चाहिए अगर इन फ्यूचर अपना अस्तित्व इसको बचाना है तो। अगर अपना अस्तित्व नहीं बचाना है तो जाए चाइना से और लोन ले ले और अपने देश को एक दिन बेच दे, ठीक है, उससे कुछ नहीं होने वाला। तो बस अर्थ ये है कि यहाँ के लोगों की जागरूकता डिपेंड करेगी कि ये लोग क्या डिसीजन लेते हैं। ये हमारी राय रही, आप लोग भी अपनी राय बताइएगा कि क्या करना चाहिए और इसमें क्या किया जा सकता है, क्या सजेशंस हैं, है ना। इस दिशा में आप लोग भी थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए, सोचिए, है ना। इससे आपकी दूरगामी जो सोच होगी वो डेवलप होगी, ठीक है। थैंक यू। आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू।